मित्रों, ईपीजी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौबे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी का अध्यापक हूं और आज हम लोग ईपीजी पाठशाला में दलित साहित्य पाठ के अंतर्गत दलित कहानियों के बारे में बातचीत करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय साहित्य और खासकर हिंदी साहित्य में बहुत ही बदलाव आया है और आप जानते हैं कि इन बदलावों में जो सबसे अधिक तब्दीली आई उसमें तीन ऐसे नए साहित्य आए जिन पर बातचीत करना आज हिंदी साहित्य में बहुत ज़रूरी लग रहा है। उसमें से पहला दलित साहित्य, दूसरा स्त्री साहित्य और तीसरा आदिवासी साहित्य की चर्चा होने लगी है। तो आज हम लोग दलित साहित्य में दलित कहानियों पर विचार करेंगे और बातचीत करेंगे। आप जानते हैं कि दलित साहित्य का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है और उसी तरह से दलित कहानी का क्षेत्र भी बहुत ही व्यापक है और इसीलिए दलित कहानियों के अध्ययन के बाद, इस बातचीत के बाद आप दलित साहित्य में दलित कहानी लेखन की परंपरा से परिचित हो पाएंगे। साथ ही दलित कहानी में उपस्थित दलित समाज का जो स्वरूप है और उसकी जो वैचारिकी है उससे आप परिचित हो पाएंगे। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि दलित कहानी में इस बात की बार बार चर्चा होती है कि वर्ण और जाति का सवाल सबसे बड़ा सवाल है और ये जो दोनों सवाल हैं वे एक तरह से भारतीय समाज की परंपरा से जुड़े हुए हैं और उस परंपरा में जो एक तरह से अस्पृश्यता का जो सवाल है जिसको अछूतपन के रूप में देखा जाता है, तो वह भी एक तरह से दलित कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आपसे। इसी तरह से साहित्य का एक अहम पक्ष होता है कि साहित्य में जो सबसे कमज़ोर समझा जाता है उसके बारे में बातचीत करना, या हर साहित्य में एक ऐसा तबका होता है जिस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी लगता है और उस हिसाब से दलित कहानी में भी जो स्त्री जीवन का जो सवाल है या स्त्री समाज के जो सवाल हैं उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। इसके साथ ही साथ यह भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि दलित साहित्य के सामने जो सवाल हैं क्या वह दलित कहानी में भी आ पाए हैं और उन सवालों के साथ दलित कहानियाँ कैसे मुठभेड़ करती हैं। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि दलित कहानी क्या कुछ या दलित साहित्य या दलित कहानी के माध्यम से कथाकारों ने क्या कोई अलग तरह की कला का विकास किया है या हिंदी साहित्य में कहानी लेखन की जो कला है उसी कला को दलित कथा लेखन का भी हिस्सा बना है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हम विचार करने की आज कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि दलित कहानी के बारे में जब चर्चा होती है तो यहाँ भी सबसे बड़ा वही सवाल उठता है कि क्या ऐसा क्या था दलित कहानी में जो एक तरह से हिंदी कहानी से अलग हुआ, और इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में कहानी कहने की परंपरा बहुत ही पुरानी रही है और आधुनिक कहानी की जब भी चर्चा होती है 1901 से माधवराय सप्रे की कहानी या फिर बाद में प्रेमचंद की बड़े घर की बेटी या गुलेरी जी की उसने कहा था, और फिर उसके बाद एक तरह से कहानी की पूरी लंबी प्रक्रिया, परंपरा और इतिहास दिखाई पड़ता है जिस पर बातचीत होती रही है। लेकिन दलित कहानी में ऐसा क्या है जिसके कारण एक तरह से हिंदी साहित्य की पूरी परंपरा में या हिंदी साहित्य की परंपरा में या हिंदी कहानी की परंपरा में हमें एक तरह से दलित कहानी पर अलग से बातचीत करना जरूरी लगता है। आप गौर करेंगे कि पिछले 2-2.5 दशकों में, इसको हम 1990 मान सकते हैं, कि पिछले 2-2.5 दशकों में जो साहित्य और विचारधारा की दुनिया में जो बदलाव आए हैं वह बहुत ही मार्के का है, उसको बहुत करीब से देखना जरूरी होगा। 90 का दशक जिसे लेट 90s कहते हैं, या सिर्फ यह नहीं है कि उस समय एक तरह से मंडल कमीशन एक तरह से आया या 1992 में बाबरी मस्जिद जैसी घटना हुई। ये सारी प्रक्रियाएं जब हो रही थी तो उसी समय दुनिया में और भारत में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हो रही थी। एक अलग तरह का माहौल बन रहा था। एक तरह से हम आर्थिक उदारीकरण और एक तरह से कहिए कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के दौर में हम धीरे धीरे प्रवेश कर रहे थे। और उसी समय हिंदी के कुछ लेखक जो एक तरह से हिंदी में लेखन कर रहे थे, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि हो गए या मोहनदास मिश्राय हो गए या धर्मवीर जैसे लेखक हो गए, इन लोग ने एक तरह से घोषणा किया कि हमारा जो लेखन है, हम जो कहानियाँ लिख रहे हैं, हम जो आत्मकथाएं लिखने जा रहे हैं या हम जो आलोचना पर काम कर रहे हैं, वे एक तरह से भारतीय साहित्य का जो सामान्य हिस्सा है उसका हिस्सा नहीं है, या इसी तरह से हिंदी कहानी का जो सामान्य हिस्सा उसका नहीं है,
बल्कि यहाँ पर या इस दलित कहानी में या दलित विचार में या दलित साहित्य में कुछ अलग तरह के सवाल हैं और इसीलिए इस पर बात अलग से करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब कि 90 के दशक में यह जब घोषणाएं हो रही थी तो इसके पीछे जो चेतना काम कर रही थी कि भारतीय समाज की जो संरचना थी और संरचना में जो एक दलित समाज जिसे हम कह रहे थे या कह रहे हैं, वह दलित समाज एक अलग तरह के विचार अनुभव लेकर के साहित्य की दुनिया में प्रवेश कर रहा था और कहीं ना कहीं कहानी की दुनिया में भी यह प्रवेश उनका करना दिखलाई दे रहा था। और इसीलिए एक तरह से मतलब ये जो सारे के सारे लेखक थे जिन्हें हम दलित लेखक मान कर चल रहे हैं, ये अलग तरह के अनुभव जिसको लोग अनुभव कहते हैं, अपना अनुभव कहते हैं, या जिसे हम सहानुभूति का नहीं कहते हैं, जिसे अपना अनुभव कहते हैं, वह अनुभव लेकर के साहित्य में आ रहे थे। और इसीलिए इन दलित कहानियाँ जब हमारे सामने आनी शुरू हुई तो दलित कहानियों को जब हम लोगों ने पढ़ा और जब देखा तो लगा कि इसका तो मतलब फलक बहुत ही अलग तरह का है, इस पर तो अलग से बात करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर जो वर्ण और जो जाति का सवाल है या जो भारतीय समाज में जो हमारी ज्ञान की परंपरा है उसमें जो ज्ञान को लेकर जो बहस हो रही है उसका सवाल बिल्कुल भिन्न तरह का है। और इसीलिए दलित कहानियाँ में वर्ण और जाति का सवाल, अस्पृश्यता का सवाल, अज्ञानता का सवाल, और इसी बहाने इनके चलते एक तरह से इस भारतीय समाज की जो संरचना है और जिसमें सबसे निचले तबके में जो हमारे दलित समाज के लोग जो आते हैं तो उनका जो सामाजिक जो उत्पीड़न हो रहा था और उसके साथ साथ जो आर्थिक या अन्य जो उत्पीड़न के स्वरूप थे, दमन या शोषण का रूप था, वह जो दिखाई दे रहा था उसको एक तरह से दलित कहानीकारों ने रचना का विषय बनाना शुरू किया। और इसीलिए कहा जाता है कि उस समय के जितने भी विचारक थे हिंदी के, चाहे कमलेश्वर हों या राजेंद्र यादव हों, ये सारे के सारे विचारकों का ध्यान अचानक इस तरफ जाना शुरू हुआ। राजेंद्र यादव ने तो हंस पत्रिका के जरिए दलित कहानियों को एक तरह से जमीन देना शुरू किया। और आप कह सकते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य या फिर आपके मतलब सुशीला टाँक भोरे या जयप्रकाश कर्दम या स्वराज सिंह बेचैन या सूरजपाल चौहान, ये सारे के सारे जो लेखक थे जो एक तरह से अलग तरह की कहानियाँ लिख रहे थे जिन्हें हम दलित कहानियाँ मान कर चल रहे हैं, ये एक तरह से धीरे धीरे आना शुरू हो गए। मैं राजेंद्र यादव के एक स्टेटमेंट आपके सामने रखना चाहूँगा। यादव जी ने 1994 में एक किताब उनके संपादन में आई थी, काली सुर्खियाँ। और काली सुर्खियाँ संग्रह में इसमें एक तरह से उन्होंने अफ्रीकी और लातिनी अमेरिकन कहानियों का अनुवाद एक तरह से जो हुआ था, जो हंस में प्रकाशित हुआ था, उसका संकलन किया था और संकलन करते हुए उसकी भूमिका लिखी थी। भूमिका में यादव जी ने यह बात की तरफ रेखांकित किया था या कहिए कि संकेत किया था कि दलित साहित्य का मॉडल तो लगभग वही है, चाहे वह अमेरिका का नस्लवाद हो, गोरी दुनिया के अल्पसंख्यकों की नियति हो या फ्रेंच अमेरिकन उपनिवेश चंगुल में छटपटाता अफ्रीका हो। आगे लिखते हैं यादव जी, हम कहीं भी अपने को उनसे अलग नहीं पाते। गरीबी, भूखमरी, अकाल, वर्ण और वर्ग संघर्ष हो या सांप्रदायिकता की अपने भीतर लड़ी जाने वाली लड़ाइयाँ और फिर उपनिवेशी शोषण, दमन की खूर या बारीकी मुठभेड़ हमारी स्थितियां का प्रतिरूप ही लगती है। कहने का अर्थ कि राजेंद्र यादव यह मान कर चल रहे थे कि जो अमेरिका में जो लिखा जा रहा है, लातिनी अमेरिकी जो कहानियां हैं या जो अफ्रीकी कहानियां हैं, इन कहानी में नस्ल के चलते या प्रजातीय कारणों से जो एक तरह से समाज के साथ जो पूरा सामाजिक भेदभाव हो रहा था, वे सारे के सारे सवाल एक तरह से यादव जी राजेंद्र यादव मान कर चल रहे थे कि 90 के बाद के जो दलित कहानीकार हैं, दलित लेखक हैं, उसको उठाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे एक तरह से अपनी जो पूरी वैचारिक जो चेतना थी दलित कहानीकारों की, चाहे उसमें धर्मवीर हो, चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि हो या सुशीला टाँक भोरे हो या मोहनदास नैमिषारण्य हो, ये सारे के सारे लेखक अपनी आइडियोलॉजी को, अपने अनुभव को, अपने विचार को एक तरह से ये गौतम बुद्ध से जोड़ रहे हैं, कबीर से जोड़ रहे हैं, संत रैदास से जोड़ रहे हैं, स्वामी अच्युतानंद हरिहर से जोड़ रहे हैं, अम्बेडकर से जोड़ रहे हैं। और कई बार हमें देखने में लगता है कि गांधी या कुछ ऐसे भी दलित विचारक जो एक तरह से संत रविदास जैसे लोग हैं, उनके साथ संवाद करते हुए, मुठभेड़ करते हुए एक तरह से आप कह सकते हैं कि मतलब अपने वैचारिकी का निर्माण करते हैं। और फिर जो कहानियाँ हमारे सामने आती है दलित समाज से जुड़ी हुई, ये सारी की सारी कहानियाँ एक नए जीवन के अनुभव को लेकर के आती है।
और कहा जा सकता है कि अनुभव बहुत ही बड़ा और बहुत ही गहरा अनुभव था। जब हम दलित साहित्य या दलित कहानी की परंपरा पर विचार करते हैं तो लगता है कि इसका इतिहास हम कैसे देखें, और मुझे बार बार लगता है कि दलित कहानी को 3 हिस्सों में बांट करके देखना चाहिए। एक दलित कहानी का जो पहला काल है यह 1900 से लेकर के 1960 तक के समय को हम देख सकते हैं, और इसमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि 1900 से लेकर के माधवराव सप्रे से लेकर के प्रेमचंद जो कहानियां लिखते हैं, कफन या सदगति जैसी कहानियां, या फिर इसी तरह से यशपाल हमारे हैं, या प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े जो लेखक हैं, ये जो एक तरह से सामाजिक उत्पीड़न को एक तरह से कहानी का मुद्दा बनाते हैं, तो ये सवाल एक तरह से प्रगतिशील आंदोलन के साथ जुड़ करके हिंदी कहानी का हिस्सा बनते हैं। और तमाम हिंदी के जो कहानीकार उस समय के हैं, चाहे राहुल संकीर्त्यायन हो या फिर प्रेमचंद हो या फिर एक तरह से मतलब दूसरे तीसरे जो यशपाल जैसे जो कहानीकार हैं, ये सारे के सारे कहानीकार एक तरह से दलित समाज के उत्पीड़न के सवाल को, दमन के सवाल को एक तरह से वामपंथी आंदोलन के साथ जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पर एक तरह से वर्गीय सवाल को या एक तरह से कह सकते हैं, या फिर आर्थिक शोषण के सवाल को मुख्य मुद्दा बना करके कहानियों की रचना करते हैं। दूसरा दौर मुझे लगता है कि 1960 से 1990 के बीच का देखा जाना चाहिए, और 60 इसलिए महत्वपूर्ण है कि अंबेडकर जो 1956 में एक तरह से हिंदू धर्म छोड़कर जो बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं, और इस प्रक्रिया में जो एक तरह से मतलब कहते हैं कि हिंदू धर्म में हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, हिंदू धर्म में हमें जगह स्पेस नहीं मिल रहा है, और एक तरह से एक नए स्पेस के लिए वो एक तरह से बौद्ध धर्म का एक तरह से कहिए कि मतलब स्वीकार करते हैं, और इतना ही नहीं अपने साथ बहुत सारे समर्थकों को लेकर जाते हैं, और इसका बहुत गहरा असर एक तरह से दलित समाज पर पड़ता है, जिसके फलस्वरूप महाराष्ट्र में एक तरह से अस्मिता दर्श जैसी पत्रिकाएं निकलती हैं, और दलित पैंथर जैसे एक तरह से मतलब नए तरह के मतलब सामाजिक संगठन का उदय होता है। और इसके समानांतर एक तरह से मतलब हिंदी प्रदेश में या भारतीय प्रदेश में या हिंदी क्षेत्र में 1964 में जो कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन होता है, या फिर 1967 में नक्सलवाद के प्रभाव में एक तरह से जो आम जो आदमी का जो सवाल था वो एक बड़े सवाल के रूप में साहित्य की दुनिया में आता है, यह कहानी का भी सवाल बनता है। और इसीलिए हिंदी के विजेंद्र अनिल या विजयकांत या ऐसे बहुत सारे कहानीकार हैं जो कहानियां लिखते हैं, उसमें दलित समाज के सवाल हमारे सामने आते हैं, लेकिन एक ये सवाल या तो नक्सलवाद की विचारधारा से जुड़ी हुई है या प्रगतिशील आंदोलन की धारा से जुड़ी हुई है, लेकिन यह धारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने जो दलित जीवन की कहानियां लिखी थी, जिसमें दलित पात्र काफ़ी प्रताड़ित होते हैं, पलट के जवाब नहीं देते हैं, लेकिन इस दौर की कहानियां, जो दूसरे दौर की कहानियां, यहाँ पर आकर के जो दलित पात्र हैं पलट के जवाब देते हैं और अपने तरीके से प्रतिरोध की चेतना विकसित करते हैं समाज में। लेकिन जैसा मैं आपसे कह रहा था कि जो तीसरा दौर है दलित कहानी का 1990 से शुरू होता है, जो अब तक जारी है। इस दौर की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इस दौर में दलित लेखक कहते हैं कि दलित साहित्य सिर्फ हम ही लिख सकते हैं, दलित कहानी या कथाएं या कुछ भी हो, मतलब दलित लेखन एक तरह से दलितों या दलित जाति द्वारा लिखा जाएगा। यह एक नया एक तरह से डिपार्चर पॉइंट था दलित लेखन के क्षेत्र में। और 90 के बाद सबसे बड़ी बात हमारी समझ में आती है कि कहीं ना कहीं जो दूसरे विचारक हैं, जो चाहे मार्क्सवादी विचारक हों चाहे एक तरह से परंपरावादी विचारक हों, ये सारे के सारे विचारक भी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि दलित लेखन जो है शायद दलित जाति में जो जन्मे हैं वही लिख सकते हैं। और लगभग 90 के बाद जो कहानियाँ आती हैं उसमें सीधे तौर पर मैं कह सकता हूँ कि उन्हीं कहानीकारों को लोग शामिल करते हैं जो दलित समाज से जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रकाश वाल्मीकि हो या सुशीला टागभोरे हो या मोहनदास मिश्राय हो या जयप्रकाश कर्दम हो या प्रहलाद चंद्र दास हो। प्रहलाद चंद्र दास वामपंथी विचार के लेखक हैं, लेकिन चूंकि दलित हैं इसीलिए उनका दलित समाज अपने साथ जोड़ लेते हैं, या दयानंद बटोही हो, या फिर इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो एक तरह से दलित समाज के सवाल को मतलब दलित जिंदगी से जोड़ करके देखते हैं और उसमें अपने जीवन को मान करके चलते हैं। और इसलिए मैं कह रहा था कि दलित कहानी का तीसरा दौर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर एक तरह से मतलब यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि दो धारा दिखाई पड़ती है दलित लेखकों की। एक धारा वह है जो पढ़े लिखे दलित समाज के लोग हैं और जो एक तरह से शहर में रह रहे हैं और शहर में रह करके अपने पुराने पास्ट को रिकॉल कर रहे हैं, अपने अतीत को याद करते हैं कि हाँ, अतीत में उनके साथ उत्पीड़न हुआ था, उनके परिवार का, उनके समाज का, और उन सारे सवालों को एक तरह से कहानी का विषय बनाते हैं।
लेकिन एक धारा और दलित लेखकों की है जो एक तरह से गांव में रहती हैं। गांव में रह करके वो सीधे एक तरह से दलित समाज के साथ जो शेष समाज के साथ जो मुठभेड़ हो रही है उसको देखते हैं और उसको कहानी का विषय बनाते हैं। जैसे बुद्ध शरण हंस हैं या राजकुमार इतिहासकार हैं या एक और मतलब कहानीकार हैं या कह सकते हैं कि लेखक हैं AR अकेला है जो अलीगढ़ के पास रहते हैं। ये सारे के सारे लेखक चाहे राजकुमार इतिहासकार हों या बुद्ध शरण हंस हों या AR अकेला हों या फिर इसी तरह से मतलब मुसाफिर बैठा या ऐसे जो लेखक हैं, ये लोग एक तरह से मतलब मुख्य धारा से दलित लेखन की भी मुख्य धारा से अलग हट करके एक तरह से दलित समाज का जो सवाल जो एक तरह से उत्पीड़न का सवाल है उसको कहानी का विषय बनाते हैं। तो कहा जा सकता है कि दलित कहानी की जो तीसरी धारा है इसमें दो धारा है, एक मुख्य धारा के दलित कहानीकारों की धारा और एक मुख्य धारा से बाहर जो गांव में रह करके जो दलित कहानीकार लिख रहे हैं उनकी धारा। तो ये सारे के सारे मिल करके एक तरह से कहानी की एक नई दुनिया की रचना करते हैं। आप गौर करेंगे कि जब ये सारे सवाल हमारे सामने आते तो हमें लगता है कि ऐसी कौन सी कहानियां जिनकी चर्चा की जानी चाहिए और जिनके बहाने एक तरह से दलित कहानी का स्वरूप या दलित कहानी की प्रवृत्ति या उसकी वैचारिकी का निर्माण होता है। मुझे लगता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की सलाम कहानी और 2500 का 150 या इसी तरह से मोहनदास नमिसराय की अपना गांव, गवर्नर के कोट का बटन या सुशीला टागभोरे की सिलिया, कड़वा सच या जयप्रकाश करदम की नोबार मूवमेंट या शिवराज सिंह बेचैन की शोध प्रबंध, बिपिन बिहारी की बिवाइयाँ, शत्रुघ्न प्रसाद की सबक, कर्मशील भारती के स्वाभिमान और नीरा परमार की वैतरणी जैसी कहानियाँ जो हैं या रतन कुमार समहरिया जैसे कहानीकार की जो कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ एक तरह से दलित कहानी की पूरी धारा का एक तरह से निर्माण करती है और इनको पढ़ करके, इनको समझ करके दलित कहानी के स्वरूप को या दलित कहानी की प्रवृत्ति को या दलित कहानी की वैचारिकी को ठीक से समझा जा सकता है। जैसे अब ये जो स्वरूप है इस पर किसका असर दिखाई पड़ता है? मुझे बार बार लगता है कि हमें दो कथन को ध्यान में रखना होगा। एक जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि 1956 में जब अम्बेडकर हिंदू धर्म छोड़ते हैं, अपने समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं, तो वे कहते हैं कि गले सड़े धर्म को त्याग कर जो असमानता और उत्पीड़न को मान्यता देता है, मैं आज एक नया जन्म ले रहा हूँ और नरक से मुक्ति प्राप्त कर रहा हूँ, मैं हिंदू धर्म त्यागता हूँ। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि दलित पैंथर एक तरह से जो अपना घोषणा पत्र जारी करता है, तो उस घोषणा पत्र में यह कहा गया है दलित पैंथर के कि राजसत्ता, धर्म, संपत्ति और सामाजिक हैसियत के आधार पर होने वाली सभी ज्यादतियां के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध अनुसूचित जातियां, जनजातियां, भूमिहीन मजदूर, छोटे किसान और घुमंतु जनजातियां दलित विमर्श या दलित मानी जाएगी। इसका अर्थ यह है कि यह जो दलित पैंथर का जो घोषणा पत्र था, इस घोषणा पत्र में एक तरह से उसको थोड़ा सा बृहत बनाते हैं और एक तरह से इसमें जितने तरह के भी उत्पीड़ित सामाजिक निम्न समाज के लोग आ सकते हैं उसको एक तरह से कहानी का हिस्सा बनाते हैं, उसको अपने विचार का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि हिंदी की जो दलित कहानियाँ हैं उसका थोड़ा सा मतभेद जरूर होता है, लेकिन मुझे बार बार लगता है कि मंडल कमीशन को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मंडल कमीशन के बाद लागू होने के बाद 90 में जो एक तरह से पूरी कहानी की धारा आई, उसमें सारे के सारे मतलब कहानी की परंपरा, कहानी का एक तरह से उलटफेर होता है और कहानी का पूरा रूप बदल जाता है और उसको बदलने में दलित कहानियों की सबसे बड़ी भूमिका दिखाई पड़ती है। आप गौर करेंगे कि दलित लेखक, जब मैं जिन प्रवृत्तियों की चर्चा कर रहा था या वैचारिकी की चर्चा कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इन रचनाओं में भारतीय समाज की सबसे मजबूत व्यवस्था, जिसे हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं, तो वर्ण व्यवस्था का प्रतिरोध और वर्ण व्यवस्था को मजबूत करने वाली मुझे लगता है दो कारक हैं जिनको लेकर के दलित साहित्य सीधा या दलित कहानी सीधे डिबेट करती है। एक ज्ञान एवं सत्ता के केंद्र में जो ब्राह्मणवाद है और जो सामंतवाद है, ये दो को टारगेट करते हैं। ज्ञान के केंद्र में ब्राह्मणवाद को मानते हैं और एक तरह से सत्ता के केंद्र में सामंतवाद को ये मानते हैं। ये दोनों को सामने रख करके एक तरह से इनके चलते जो दलित समाज का जो दमन और शोषण हो रहा था उसको एक तरह से मतलब रचना का आधार बनाते हैं। और उसके बाद मैं कहूँगा कि दो कहानी जरूर पढ़ी जानी चाहिए। दलित जो भी दलित साहित्य में दिलचस्पी रखते हैं या जो दलित कहानी का या दलित साहित्य का मूल समझना चाहते हैं,
ओम प्रकाश की वाल्मीकि की एक कहानी है 25 चौका 150 और दूसरी कहानी है सलाम। तो आप गौर करेंगे कि सलाम कहानी में एक तरह से सामंतवाद के खिलाफ प्रतिरोध की चेतना है। ठीक उसी प्रकार 25 चौका 150 कहानी में ब्राह्मणवाद या ज्ञान पर जो एक तरह के समाज का जो कब्जा है मुख्यधारा के समाज का, तो उस मुख्य धारा के समाज की जो मानसिकता है, जो माइंड है, उस माइंड को एक तरह से यह कहानी चैलेंज करती है, चुनौती देती है और उसको नष्ट करने का एक तरह से के लिए प्रहार करती है और ज्ञान को एक बहुत बड़ा हथियार बनाती है और कहती है कि मतलब जो दलित समाज की जो नई पीढ़ी है वो ज्ञान प्राप्त करके एक तरह से ब्राह्मणवाद को सीधी चुनौती दे सकती है। और उसी तरह से जो नई पीढ़ी है वह एक तरह से भारतीय समाज में जो हमारा सामंती समाज है या जो पारंपरिक समाज है और जिन्होंने बहुत सारी ऐसी परंपराएं बना रखी है जिसके चलते दलित समाज को बार बार सामाजिक स्तर पर एक तरह से कहिए कि उत्पीड़ित होना पड़ता है, उनकी एक तरह से मतलब सामाजिक अपमान होता है। तो ऐसी परंपराओं के खिलाफ एक तरह से दलित कहानियां आवाज उठाती है और इसलिए मैं कह रहा था आपसे कि जो दूसरी कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि की सलाम कहानी है, तो सलाम कहानी में इसी सामाजिक अपमान और उत्पीड़न के सवाल को एक तरह से सामंतवाद के साथ जोड़ते हुए वाल्मीकि जी उठाते हैं। उनका जो कथन है इस कहानी के नायक का, जो नायक कहता है कि आप चाहे जो समझें, मैं इस रिवाज को आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश मानता हूं, यह सलाम की रस्म बंद होनी चाहिए। तो यह एक जो स्टेटमेंट था, एक कथन है एक दलित समाज के नए युवक का, जो अपने विवाह के बाद जो घर घर जाकर के अपनी नई दुल्हन के साथ जो सलामी लेने की परंपरा कायम थी कि गांव का कोई दलित युवक अगर विवाह करेगा तो गांव के जितने भी ठाकुर हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं, जो भी गांव का एक तरह से मतलब पुराना मतलब सम्मानित समाज है, उनके दरवाजे पर बारी बारी से जाएगा, उनकी सलामी लेगा, फिर उनके दुआ जो भी उनका सम्मान है जो भी कबूल करेगा। तो इसको मानने से यह सलामी देने की प्रथा जो है उसका विरोध करता है और बहुत साफ कहता है आप जो चाहें जो समझें, मैं इस रिवाज को आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश मानता हूं, यह सलाम की रस्म बंद होनी चाहिए। तो यह जो पूरा का पूरा सवाल है, यह दलित कहानी का के लिए बहुत बड़ा सवाल था और इसीलिए दलित साहित्य में ये सारी चीजें दिखाई पड़ती है। आप गौर करेंगे कि दलित साहित्य में जो वर्ण और जो जाति का सवाल है, मैं आपसे कह रहा था कि बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल को समझे बिना दलित कहानी को समझना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आज भी जब दलित साहित्य की चर्चा होती है, दलित कहानी की चर्चा होती है, तो हर दलित कहानीकार जो कहानी लिखना शुरू करता है तो सबसे पहला जो सवाल उठाता है अपनी कहानियों में वह वर्ण और जाति के सवाल को उठाता है। आप पूरे दलित साहित्य को खंगाल लीजिए, तो पूरे दलित साहित्य को जब आप खंगालेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि वर्ण और जाति का सवाल सबसे बड़ा सवाल है और दलित कहानियां भी सीधे से टकराती है। आप गौर करेंगे कि मूक नायक का जब प्रवेशांक निकला था तो अंबेडकर ने बहुत साफ लिखा था मूक नायक में कि जाति प्रथा सिर्फ श्रमिकों का विभाजन नहीं है, यह वंशगत है जिसमें श्रमिकों का वर्गीकरण एक के ऊपर दूसरी सीढ़ी नुमा है। इसका मतलब क्या हुआ? अंबेडकर कहते हैं कि जिसका जन्म जिस तल में होता है वह उसी तल में मरता है। इसका मतलब कि भारतीय समाज की जो संरचना है 4 हिस्सों में बटी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे ऊपर ब्राह्मण है, दूसरे में क्षत्रिय है, तीसरे में वैश्य है, चौथे में शूद्र है जो सबसे नीचे रहते हैं। अंबेडकर कहते हैं कि एक बिल्डिंग में एक माले से दूसरे माले में जाने के लिए सीढ़ियां होती है और आप एक माले से दूसरे माले में सीढ़ी के सहारे जा सकते हैं, लेकिन यह कैसी सामाजिक संरचना है जहां पर आदमी एक वर्ण से दूसरे वर्ण में प्रवेश नहीं कर सकता है। और यह सवाल कहते हैं कि जो समाज इतना स्थिर हो या जिस समाज की व्यवस्था इतनी स्थिर है वह समाज एक तरह से रहने लायक नहीं है। और इसीलिए वर्ण और जाति के सवाल को दलित लेखक सबसे बड़े सवाल के रूप में दिखाते हैं। जैसे जयप्रकाश कर्दम की एक बहुत ही चर्चित कहानी है कि नो बार में है कि एक दलित युवक जो है वह एक तरह से एक गैर दलित लड़की के साथ प्रेम करने लगता है, फिर उन दोनों को विवाह करने की स्थिति आती है। और ऐसा होता है जब लड़का लड़की के पिता से मिलने जाता है तो सारी लड़की के पिता आपस में लड़की से बातचीत कर रहे हैं और वो लड़का धीरे धीरे सुन रहा है कि पिता लड़की से पूछ रहे हैं ये बताओ कि इसकी जाति क्या है।
और वो कोटेशंस लिखा है मतलब जयप्रकाश करदम ने, बेटी एक बात तो बताओ, क्या पापा इस लड़के की कास्ट क्या है? और जब वो लड़की बताती है कि लड़का जो है दलित जाति का है, तब एक तरह से वह पिता बहुत साफ साफ कहते हैं, मैंने तुम्हें आज़ादी दिया था कि ठीक है तुम अपनी जिससे प्रेम करते हो विवाह करो, लेकिन यह जो कथन है इससे साफ पता चलता है कि वर्ण और जाति का सवाल कितनी गहराई के साथ एक तरह से हमारे समाज में बैठा हुआ है। लड़की के पिता कहते हैं, आखिर 9 बार का यह मतलब तो नहीं कि किसी चमार और चूड़े के साथ हम तुम्हारा विवाह कर दें। इसका मतलब कि सारी प्रगतिशीलता, सारे विकास के बाद भी हम अभी भी वहीं टिके हुए हैं, और यह कहानी दिखाती है कि मतलब हमारा माइंडसेट कहाँ अटका हुआ है। इसी तरह से विपिन बिहारी की कहानी बिवाइयाँ है, वहाँ पर वो एक बड़ा सवाल उठाते हैं और कहते हैं उस सवाल में, ये सच है कि चमार का बेटा चमार ही हो सकता है, लेकिन चमार ही जूते चप्पल सिए उसे मैं नहीं मानता। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक व्यवस्था में जो कर्म है उसको लोगों ने जाति से जोड़ दिया है, और दलित कहानियाँ एक तरह से अपने प्राइमरी या प्राथमिक रूप से एक तरह से आप कह सकते हैं कि दलित कहानियाँ वर्ण और जाति के सवाल का बहुत गहराई से विरोध करती है और गहरा प्रतिरोध उसके प्रति दर्ज करती हैं। आप गौर करेंगे कि जो दलित कहानी के सामने एक जो बड़ा सवाल है कि जो भारतीय समाज की जो बहुत सारी परंपराएं हैं और जो हमारा सामाजिक जो संबंध है उसको कैसे समझा जाए। आप देखेंगे कि दलित कहानियां इस सवाल से काफ़ी टकराती है और कहती है कि ये कैसा समाज है जहाँ पर एक आदमी का रिश्ता दूसरे आदमी के साथ अछूतपन का रिश्ता है, वह एक तरह से मतलब अलग हटाने का रिश्ता है, वो समावेशी नहीं है, मिलाने का नहीं है। जबकि कहा जाता है कि भारतीय समाज की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि वह समावेशी समाज है, लेकिन दलित समाज के लोग बार बार कहते हैं कि ऐसा उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है, और इसीलिए इस बात की चर्चा करते हैं कि बहुत सारी परंपराएं ऐसी है इस समाज में जो एक तरह से स्वीकार करने लायक नहीं है। और इसलिए जो आपसे मैं कह रहा था कि सलाम कहानी में ओम प्रकाश वाल्मीकि जिस सवाल को उठाते हैं कि ये कैसा है कि मतलब आप हमें सामाजिक रूप से अपमानित करने के लिए हमें एक तरह से ऐसी ऐसी परंपराओं से बांधते हैं जो हमारे समाज की नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से दलित कहानियां इन सवालों को गहराई के साथ उठाती हैं। आप गौर करेंगे कि एक जो बड़ा सवाल दलित कहानियों ने उठाया है कि ये कैसी सामाजिक व्यवस्था है, कैसा समाज है जहां पर एक समाज दूसरे समाज को अस्पृश्य मानता है, उसको छूने लायक नहीं मानता है। और ये बहुत ही मतलब कहते हैं दलित कहानियाँ जब इस सवाल से टकराती है तो कहती है कि हमने भारतीय समाज में कुछ चीज़ों को बहुत ही उत्कृष्ट और महान बना रखा है या पवित्र बना रखा है। जैसे पानी का सवाल, कुआं या फिर मतलब मंदिर है, तो मंदिर इतना उत्कृष्ट है कि वहाँ पर एक समाज के लोग जा ही नहीं सकते हैं। या इसी तरह से कुआं या पानी या गंगा का जल इतना पवित्र है कि कोई उसको छू ही नहीं सकता है। तो यह सब जो सवाल है कहीं ना कहीं बहुत परेशान करता है, और इसीलिए अंबेडकर जब 1947 में जब महात्मा का आंदोलन चलाते हैं जहां पर एक तरह से कहते हैं कि मतलब हम इस पौधार तालाब से पानी लेकर के ही मतलब मानेंगे, जो काफ़ी हिंसक वहाँ घटनाएं घटती है, तो अंबेडकर बार बार कहते थे कि ऐसा नहीं कि पानी नहीं मिलेगा तो दलित समाज के लोग एक तरह से प्यासे ही मतलब मर जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे, बल्कि कहते हैं कि हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। और जो हमें एक तरह से कहा गया है कि हम अछूत हैं, हम इस पानी को छू नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक तरह से इसको छू करके, इसको स्पर्श करके हम इस समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं या एक तरह से अपना विरोध भी दर्ज करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक कहानी आपके सामने रखूंगा, सूरजपाल चौहान की कहानी है टिल्लू का पोता। इस कहानी में एक तरह से है कि मतलब एक दलित व्यक्ति जब शहर से गांव जाता है तो काफ़ी नए नए कपड़े पहने हुए है, तो गांव के बाहर जो कुआं है वहां पर मतलब वो उसके बच्चे को प्यास लगती है, तो एक तरह से मतलब वो पानी के लिए कुएं के करीब जाता है और जो पानी लोग वहां पर बैठे हुए वहां से पानी पीना शुरू कर देता है। अचानक एक तरह से एक आदमी पूछ देता है कि भैया तुम किसके घर जा रहे हो, और जब यह कहता है एक तरह से कि मैं टिल्लू का पोता हूँ और अपने घर जा रहा हूँ, तो अचानक वो आदमी भड़क जाता है और वो कहता है, और लिखा है, लेखक कहानीकार ने लिखा है, सूरजपाल चौहान ने लिखा है कि टिल्लू का पोता, अरे मंगनिया नेक पीछे को हट के पानी पी, यह शहर ना है गांव है, मारे लठिया के कमर तोड़ दी जाएगी। सारे मंगिया चमार शहर में जाके नए नए मितन कब पहर के गांव में आ जाते हैं
और कछु पतो न चलतो कि ये मंगिया चमार के हैं या ना है। कहने का अर्थ कि आज भी मतलब इतने विकास के बाद ही गांव में यह मानसिकता बची हुई है कि जो दलित समाज के लोग हैं वो एक तरह से कुएं से पानी नहीं ले सकते हैं, और पानी लेंगे तो उनको दूर से पानी दिया जाएगा। तो यह जो एक तरह से सामाजिक जो संबंध है कि जो बातचीत जो दिखाई पड़ती है, दलित कहानियां बहुत ही गहराई के साथ इस सवाल को उठाती हैं। आप गौर करेंगे कि दलित कहानियों में जो एक सवाल उठाया गया है, जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वह है कि शिक्षण संस्थान में या फिर ज्ञान की जो परंपराएं हैं, ज्ञान का जो संस्थान है, वहाँ पर दलित का कैसा रिश्ता है। और वहाँ पर जाकर पता चलता है कि दलितों के साथ शिक्षण संस्थान में बहुत ही असम्मानजनक व्यवहार होता है। और जब आप ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी 2500 का 150 पढ़ेंगे, या फिर शिवराज सिंह बेचैन की शोध प्रबंध पढ़िए, या फिर दयानंद बटोही की सुरंग, या फिर सुशीला टागभोरे की साक्षात्कार, लेकिन इन सारी कहानी में ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो 2500 का 150 कहानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दिखाया है कि कैसे एक तरह से दलित समाज को भारतीय समाज की परंपरा में ज्ञान से दूर रखा गया, और ज्ञान से दूर रखने के कारण एक तरह से यह समाज अज्ञानी बना रहा, जिसके चलते उसका आर्थिक शोषण हुआ। यह कहानी दिखाती है कि कैसे एक तरह से दलित समाज का जो नया युवक है, वह शिक्षा प्राप्त करके एक तरह से अज्ञानता के इस भाव से अपने समाज को मुक्त करता है। यहाँ तक कि उसके पिता जो गांव के चौधरी को बहुत बड़ा आदमी मानते हैं, बहुत ईमानदार मानते हैं, और जब वो दिखाता है कि कैसे वो 100 रुपये के बदले 150 रुपया उससे सदियों से वसूल रहे हैं, तब उसके पिता कहते हैं, वो बहुत ही मतलब मार्मिक वो प्रसंग है कि पिता कहते हैं कि पिता के बारे में लिखा है इस कहानीकार ने कि पिताजी अवाक होकर सुदीप का चेहरा देखने लगे। उनकी आंखों के आगे चौधरी का चेहरा घूम गया। 30-35 साल पहले की पुरानी घटना साकार हो उठी। वह घटना जिसे वे अब तक न जाने कितनी बार दोहराकर लोगों को सुना चुके थे। सुदीप रुपया गिन रहा था, बोल बोल कर 100 पर जाकर रुक गया। बोला, देखो 25 चौका 100 हुए, 150 नहीं। तो यह कहानी बताती है कि कैसे एक तरह से दलित समाज के जो कहानीकार हैं, वो एक तरह से दलित सवाल को, एक तरह से ज्ञान के सवाल को एक समाज के सवाल बनाकर हमारे सामने रख रहे हैं। एक और जो दलित कहानियों की जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है कि स्त्री समाज के सवाल को लेकर के दलित कहानीकार आगे आ रहे हैं, और इसमें जो स्त्री जो दलित कथाकार हैं, जैसे सुशीला टागभोरे हैं, या कौशल्या वैशंत्री हैं, या इसी तरह से जो रजनी तिलक हैं, या फिर अनीता भारती हैं, या फिर बिमल थोराट, या रजरतानी मीनू, या कुसुम मेघवाल, कावेरी, ऐसे जो कहानीकार हैं, वह स्त्री के सवाल को लेकर के दलित कहानी में आ रहे हैं। और यहाँ पर भी एक तरह से ये स्त्री सवाल जो है वो पितृसत्ता दिखाते हैं, कैसे दलित समाज में भी या भारतीय समाज में भी पितृसत्ता अभी भी मौजूद है, जो स्त्री को एक तरह से नीचे रखने की कोशिश करता है। और इसी प्रक्रिया में सुशीला टागभोरे की एक कहानी है सिलिया, और सिलिया कहानी में जिस तरीके से सुशीला टागभोरे यह कहती है, उसमें बच्ची एक कथन कहती है, जब देखते हैं कि विवाह जो है एक तरह से स्त्री को जड़ बनाने का, स्त्री को बंधन बनाने का या बंधक बनाने का एक बड़ा जरिया है, तो लड़की बहुत मासूमियत से कहती है कि माँ, मैं शादी कभी नहीं करूँगी। तो कहीं ना कहीं यह सवाल जो स्त्री समाज का जो सवाल है, जो स्त्री मुक्ति का सवाल है, यह भी दलित कहानी में दिखाई दे रहा है। आप गौर करेंगे कि दलित कहानी में इसके अलावा बहुत सारे सवाल हैं जो दलित कहानीकार लेकर के आ रहे हैं। जैसे नए युग में कैसे मतलब जो बाजारवाद जो फैल रहा है, जो मीडिया है, वहाँ पर कैसे एक तरह से कहानीकार अपने सवालों को लेकर आ रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कहानी है दिनेश पाल जाटो उर्फ दिग्दर्शन। इस कहानी में वो एक तरह से मीडिया में कैसे एक तरह से राजनीति हो रही है और एक तरह से जाति के आधार पर मीडिया बटी हुई है। या इसी तरह से एस.आर. हरनोट की कहानी जीन काठी है। तो जीन काठी में हरनोट दिखाने की कोशिश करते हैं कैसे पुरानी परंपराएं चल रही है, और कहीं ना कहीं पुरानी परंपराओं में एक तरह से दलितों से एक तरह से जो दलितों को जमीन दे जाने की घोषणा की जाती थी, या फिर किसी न किसी तरह से संपत्ति पर कैसे गैर दलित समाज कब्जा कर लेता था, और वह एक परंपरा के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। या इसी तरह से मधुकर सिंह मेरे गांव के लोग जैसी कहानी में दिखाने की कोशिश करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में कैसे हिंसा बड़े पैमाने पर एक बड़ा हथियार बन करके आती है, जिसका मुकाबला दलित समाज को सीधे सीधी करना पड़ता है। या इसी तरह से प्रहलाद चंद्र दास की कहानी लटकी हुई शर्त है, या रतन कुमार शामभरिया की फुलवा कहानी है, या अजय अतीश की द्वंद्व,
या फिर सत्य प्रकाश की दलित ब्राह्मण, ये सारी कहानियाँ एक तरह से दलित समाज या दलित कहानियाँ जो नए नए सवालों से टकरा रही है, जैसे आर्थिक शोषण का जो सवाल है, मीडिया का जो सवाल है, समान अधिकार का जो सवाल है, हिंसा कैसे एक तरह से इस समाज का एक बड़ा हिस्सा बना हुआ है गैर सामाजिक संबंधों के साथ, और फिर इसी प्रकार स्वाभिमान या सशस्त्र क्रांति या दलित वर्चस्व आदि के सवालों को ये कहानियाँ उठाती है। अंत में मैं इस बात की चर्चा करना चाहूँगा कि क्या दलित कहानियों की कला अलग है दूसरी कहानियों से? तो निसंदेह अब कहा जा सकता है कि दलित कहानी पर दो चीज़ों को लेकर के सबसे अधिक हमले हुए हैं। एक कि दलित कहानी की भाषा कहानी की भाषा नहीं है, उसमें कथा भाषा जो एक होता है कहानी की भाषा में, वह नहीं दिखाई पड़ता, पूरी अनगढ़ है। और इसी तरह से लोग यह कहते हैं कि दलित कहानी में वह लालित्य नहीं दिखाई पड़ता है। लालित्य जो है दलित कहानी को एक तरह से कल्पनाशीलता से या कहानी को कल्पना तत्व से भरता है। या फिर जो भाषा का सवाल है, इन दोनों सवालों के आधार पर जब आप दलित कहानीकारों से बात करते हैं, दलित कहानीकारों से जब आप मुठभेड़ करते हैं, तो दलित कहानीकारों में बड़ी साफ कहते हैं, वे सीधे कहते हैं कि हिंदी साहित्य एक खास तरह के सामंतवाद में बंधा हुआ है और ब्राह्मणवाद में, और एक तरह सामंतवादी और ब्राह्मणवादी जो प्रवृत्तियां हैं उन्होंने हिंदी कहानी को जकड़ करके रख रखा है, और इसीलिए दलित कहानीकार एक तरह से इन सवालों या इस जकड़न से मुक्त करता है, और जो मानक एक तरह से गैर दलित कथाकारों ने कहानी के लिए बना रखा था उसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए दलित कहानीकारों ने जो सबसे बड़ा काम किया कि दलित समाज की जो भाषा थी या जैसी भाषा थी उसी भाषा को कहानी की भाषा बनाया, और उन्होंने एक तरह से कहानी से कल्पना तत्व को अलग किया। आप कह सकते हैं कि कल्पना ही साहित्य का एक तरह से बहुत बड़ा आधार है। अच्छी कहानी, अच्छी कविता, अच्छा उपन्यास बिना कल्पना के नहीं हो सकता, क्योंकि कहा जाता है कि लेखक करता क्या है, तो लोग कहते हैं कि लेखक कहीं ना कहीं सामान्य भाषा को रचनात्मक भाषा में तब्दील करता है, या इसी तरह से उस घटना को कल्पना के आधार पर एक तरह से एक बड़ा ही परिकल्पित करके एक बड़ा फलक प्रदान करता है, और फिर कहानी में कई तरह के तत्व, रस जैसे तत्व को जोड़ता है, फिर कहानी काफ़ी रोचक लगने लगती है। तो कहीं ना कहीं दलित कहानीकार जो हैं एक तरह से इन दोनों से एक तरह से मतलब परे हैं, और इसीलिए दलित कहानी की जो कला है उसमें कह सकते हैं कि वो जो जिंदगी की भाषा है, जो उनके समाज की भाषा है, उस भाषा को कहानी का आधार बनाते हैं, और कल्पना को एक तरह से दलित कहानी से सीधे बहिष्कृत करते हैं, और कहते हैं कि जो यथार्थ है वही हमारे समाज को यथार्थ है, वही यथार्थ एक तरह से कहानी में दिखाई पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि यथार्थ यहाँ शैली के रूप में भी है और एक कथन के रूप में भी दलित समाज में है। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से हम कह सकते हैं कि दलित कहानी ने जो सबसे बड़ा काम किया कि एक तरह से हिंदी साहित्य को एक बड़ा नया फलक दिया। यहाँ पर एक तरह से जीवन का नया अनुभव, जीवन की एक नई भाषा एक तरह से इस साहित्य में दिखाई पड़ती है, और इसीलिए दलित कहानी का अध्ययन करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप दलित कहानी का अध्ययन करके जो साहित्य की जो नई भाषा है उसको आप समझ सकते हैं, और इसी तरह से कहानियाँ कैसे यथार्थ समाज की जो घटनाएं होती है कैसे वे कहानी का हिस्सा बन जाती है, यह एक तरह से मतलब दलित कहानी को पढ़ करके एक तरह से जाना जा सकता है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि दलित कहानी का अध्ययन करना एक नए समाज की जो वास्तविक जिंदगी है या जो वास्तविकता है उसको जानने का एक बड़ा ही नया अनुभव है, और इसीलिए दलित कहानी का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।